हेलो एवरीवन, दिस इज अंजलि और स्वागत है आपका मेरे चैनल लर्न विद अंजलि में। इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। सो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जो है एक इम्पोर्टेंट और पावरफुल इमेजिंग या एनालिटिकल टेक्निक है जो कि इंटरनल स्ट्रक्चर देखने के लिए यूज होता है। अब इंटरनल स्ट्रक्चर देखने के लिए तो हमारा सैम भी यूज होता था, सॉरी मॉर्फोलॉजी देखने के लिए एक तरीके से स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का भी हम यूज करते थे। So what is the basic difference or how what is TEM and how it is different? So वो हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके अलावा इस वीडियो में हम जो है टैम का वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, किस तरीके से डिफरेंट पार्ट जो है टैम के काम करते हैं इंस्ट्रूमेंट के, एंड अपार्ट फ्रॉम इट वी विल डिस्कस अबाउट लिमिटेशंस, टाइप्स ऑफ टैम, एंड किस फील्ड में किस तरीके से ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का यूज़ किया जाता है और सैम्पल प्रिपरेशन इसका क्या रहेगा। सो स्टार्ट करते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम द डेफिनेशन कि टीईएम आखिर होता क्या है। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, यहाँ पे ये इंस्ट्रूमेंट दिया गया है, कुछ इस तरीके का ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप दिखाई देता है, कुछ इस तरीके का ये दिखता है। एंड ये एक पावरफुल इमेजिंग टेक्निक है जो कि इंटरनल स्ट्रक्चर किसी भी मटेरियल का इंटरनल स्ट्रक्चर जब हमें देखना होता है नैनोमीटर स्केल में, एटॉमिक स्केल में, तो उसके लिए यूज होता है। चलिए, सो इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको क्या याद रखनी है कि इंटरनल स्ट्रक्चर जब हमें देखना है, बहुत पतला सैंपल है, बहुत थिन सैंपल है, या बहुत छोटा सैंपल है, जैसे कि नैनो मटेरियल है, सेल है या मेटल है। नैनो मटेरियल में नैनो शीट हो सकते हैं, नैनो वायर हो सकता है, क्वांटम डॉट हो सकता है, तो कोई भी नैनो मटेरियल हो सकता है। तो जब वो उसे हमें इंटरनल उसका स्ट्रक्चर देखना है, ऑलरेडी वो बहुत स्मॉल स्केल पे है, बट उसका भी अगर हमें इंटरनल स्ट्रक्चर देखना है, समझ रहे हैं आप बात, तो कितना प्रिसीजन और कितना रेजोल्यूशन हमें चाहिए। तो वो रेजोल्यूशन, वो प्रिसीजन हमें देता है ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। तो इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ वेरी थिन सैंपल एंड बहुत हाई रेजोल्यूशन पे जब हमें चीज़ें देखनी होती है, मतलब कि बहुत चीज़ें बहुत छोटी हैं और जब हमें उन्हें मैग्नीफिकेशन, हमें ज़्यादा मैग्नीफिकेशन की ज़रूरत होती है, ज़्यादा रेजोल्यूशन की ज़रूरत होती है, एटॉमिक लेवल पे जब हमें चीज़ें देखनी होती है, तब हम यूज़ करते हैं ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का। इसका बेसिक वर्किंग प्रिंसिपल क्या रहेगा? वर्किंग प्रिंसिपल की अगर हम बात करें तो टीईएम जो है दैट वर्क ऑन द प्रिंसिपल a beam of high energy electron is transmitted through a very thin sample. The interaction of the electron with the sample reveals its fine details of the internal structure. देखिए, इससे प्रीवियस वीडियो में हमने माइक्रोस्कोपिक, जब हम टेक्निक पढ़ रहे थे तो हमने ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के बारे में पढ़ा था। ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप यूज कर रहा था लाइट का, यानी कि लाइट जब सैंपल पे पड़ती थी तो उसके थ्रू चीजें मैग्नीफाई होके फिर हम लेंस के थ्रू उसको देखते थे। जब हम ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात कर रहे हैं, स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की बात कर रहे हैं, तो ये आते हैं इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के अंडर में। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में क्या होता है, हाई एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन की बीम है वो सैंपल पे डाली जाती है। बस ये आप ध्यान रखेंगे कि यही इसका वर्किंग प्रिंसिपल है कि टीईएम में और एसईएम में क्या होता है, हाई एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन बीम है उसको ट्रांसमिट किया जाता है, सैंपल के ऊपर उसको डाला जाता है, सैंपल के अंदर से वो ट्रांसमिट होती है। एंड उसके जो इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी में, इलेक्ट्रॉन का जो इंटरेक्शन है वो सैंपल में जो भी एटम्स है और उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है, यानी कि सैंपल के इलेक्ट्रॉन के अंदर उनका इंटरेक्शन होता है, जो भी हमारे इलेक्ट्रॉन्स है जो कि हमने बीम की फॉर्म में डाले हैं सैंपल पे, उसका इंटरेक्शन होता है सैंपल में जो इलेक्ट्रॉन है उसके साथ, और तब वो रिवील करते हैं जो भी इंटरनल स्ट्रक्चर है सैंपल का उसको। तो बेसिकली जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम है उसको एक तरीके से बॉम्बार्ड किया जाता है सैंपल के ऊपर, और सैंपल के जो इलेक्ट्रॉन हैं दे इंटरैक्ट विद दैट हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन, और उसके बाद सैंपल का जो स्ट्रक्चर है वो हमें देखने को मिलता है एट एटॉमिक लेवल और एट वेरी फाइन लेवल। अगर हम इसकी स्टेप बाय स्टेप वर्किंग देखें तो किस तरीके से काम करता है। अभी आपने देखा कि ये इंस्ट्रूमेंट है और इसको ट्रांसमिशन इलेक्ट्रोड माइक्रोस्कोप कहते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला जो स्ट्रक्चर है, दिस रेक्टेंगुलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, तो ये पूरा जो प्रोसीजर हो रहा है, इलेक्ट्रॉन बीम बॉम्बार्ड हो रही हैं, सैंपल नीचे रखा हुआ है, फिर यहाँ पे ये सिस्टम आपको दिख रहा है डिस्प्ले। तो इस डिस्प्ले पे हमें जो भी सैंपल का इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले पे वो शो हो जाता है, बट एक्चुअल जो काम है वो तो इस वाले पोर्शन में हो रहा है ना। इसकी जो वर्किंग है, किस तरीके से काम कर रहा है, वो यहाँ पे डिफाइन है, इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे एक बार।
स्टेप बाय स्टेप वर्किंग क्या होती है टैम की, ये यहाँ पे दिया गया है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि सबसे पहला होगा इलेक्ट्रॉन गन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बॉम्बार्ड होने हैं। तो इलेक्ट्रॉन गन का सबसे पहले रोल आता है, दिस इज द फर्स्ट थिंग विच कम इन टू पिक्चर। सो इसका काम है कि हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम को जनरेट करता है। तो एक बीम हमें ज़रूरत पड़ेगी जो कि सैंपल पे डलेगी। तो एक हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम के लिए इलेक्ट्रॉन गन का होना ज़रूरी है, ताकि हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो जनरेट हो सके। सो इलेक्ट्रॉन गन जो है हाई एनर्जी बीम को जनरेट करती है इलेक्ट्रॉन की। अब इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन की हाई एनर्जी बीम की जनरेट करनी है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्ट एज ए इल्यूमिनेशन सोर्स इन टीईएम। टीईएम में टीएम में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन बीम ही इल्यूमिनेशन सोर्स है जो सैंपल पे पड़ेगा। सो जो इलेक्ट्रॉन है उनकी वेवलेंथ बहुत कम होती है, लाइक स्मॉल वेवलेंथ उनकी होती है। तो जिसकी वजह से वो सैंपल के इलेक्ट्रॉन के साथ बहुत आसानी से इंटरेक्ट कर सकते हैं, और अगर इंटरेक्शन होगा तभी इंटरनल स्ट्रक्चर हमें दिख पाएगा। सो नेक्स्ट वी हैव बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन। सो जैसे कि हमने बात की कि हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन गन जो है वो एक बीम रिलीज करती है, जो कि इलेक्ट्रॉन बीम होती है। सो उसके बाद जो येलो कलर में आप देख सकते हैं, दिस इज नोन एज बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि सैंपल पे पड़ रही है और ऊपर से नीचे तक ये मूव कर रही है। So this is something known as beam of electrons. So focused stream of electron emitted from the gun. गन से जो फोकस्ड बीम निकल रही है इलेक्ट्रॉन की, जो लाइट निकल रही है, एक तरीके से लाइट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर मैं बोलूँ अगर, तो इलेक्ट्रॉन की एक जो फोकस्ड स्ट्रीम एक तरीके से निकल रही है, कुछ इस तरीके से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में है ये। तो इलेक्ट्रॉन गन से सीधा ये कहाँ पर जा रही है, सैंपल पर जा रही है, नीचे सैंपल तक ये जा रही है। सो बेसिकली दिस फोकस्ड स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसको बोला जाता है इलेक्ट्रॉन बीम। Next we have anode. So this white color structure is known as anode. So anode जैसे कि आपको पता ही है कि anode जो है वो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड को हम कहते हैं। So anode we have positively charged electrode. So this is positively charged as you all know. So इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें, इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिवली चार्ज, है ना, इलेक्ट्रॉन होते हैं नेगेटिवली चार्ज। और हम ये 10th क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि अपोजिट जो चार्ज है वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन जो है वो पॉजिटिव जो भी चार्ज होंगे उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, है ना। तो एनोड जो है वो पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है। तो इलेक्ट्रॉन एनोड जो है इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचती है, तो एक तरीके से इसको और फोकस्ड ये बना देती है। जब ये अपनी तरफ इसको खींचती है इलेक्ट्रॉन बीम को, तो इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो एसिलरेट हो जाती है। एसिलरेट मतलब वो तेजी से वो सैंपल की तरफ बढ़ती है। तो बेसिकली ये इसको एसिलरेशन का काम करता है, अपनी तरफ खींचता है। तो ये हाई वेलोसिटी से हाई वोल्टेज के साथ, जो वोल्टेज होता है वो टिपिकली 100 से 300 किलोवाट की रेंज में होता है। इस रेंज में जो है दिस इज इन द रेंज ऑफ दिस इज इन द रेंज ऑफ 100 to 300 किलोवाट। तो इस रेंज के साथ, ये स्पीड के साथ इलेक्ट्रॉन जो है वो एसिलरेट होते हैं सैंपल की तरफ। नेक्स्ट वी हैव मैग्नेटिक लेंस, जिसको कंडेंसर भी कहा जाता है। वी हैव मैग्नेटिक लेंस हियर। दिस इज नॉट वर्किंग। सो वी हैव मैग्नेटिक लेंस। अब मैग्नेटिक लेंस को कंडेंसर लेंस भी कहा जाता है। अब जैसे कि कंडेंसर का मतलब क्या होता है, कंडेंसर मतलब जो कंडेंस करे चीज़ों को, मतलब उसको एक तरीके से पास पास जब चीज़ों को लेके आ जाए, उसको एक तरीके से कंडेंस कर दे, तो दैट इज नोन एज कंडेंसर। तो इसका काम होता है कि इलेक्ट्रॉन बीम को क्या करता है, नैरो डाउन करता है, यानी कि उसको पास पास एक तरीके से ले आएगा, उसको नैरो डाउन करेगा, ताकि वो सीधा सैंपल पे एक तरीके से सैंपल पे पड़े। सो दिस इज द वर्क ऑफ कंडेंसर। नेक्स्ट वी हैव सैंपल स्टेज। सैंपल स्टेज, जैसे कि आप नाम से ही इसको देख सकते हैं, सैंपल स्टेज जो है ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे सैंपल होल्ड होता है, सैंपल रखा जाता है। इट इज़ अ काइंड ऑफ अल्ट्रा थिन स्पेसिमेंस के लिए ये एक तरीके से यूज़ होता है, होल्ड द अल्ट्रा थिन स्पेसिमेन। जो बहुत पतले स्पेसिमेंस होते हैं, जो बहुत पतले सैंपल्स होते हैं, उनको होल्ड करने के लिए हमें कोई एक बेस चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग बेस चाहिए, एक ऐसा बेस चाहिए जो स्टेबल हो। तो सैंपल स्टेज इज दैट बेस, है ना, विच होल्ड अल्ट्रा थिन सैंपल। जो 100 नैनोमीटर से छोटे सैंपल्स हैं, जो नैनोमीटर रेंज में, नैनोमीटर लेवल के जो सैंपल्स हैं,
वो बहुत पतले होते हैं, बहुत छोटे होते हैं, तो उनके लिए हमें स्टेज की ज़रूरत पड़ती है। एक स्टेज यानी एक प्लेटफॉर्म की ज़रूरत पड़ती है और वो सैंपल स्टेज है। एंड अपार्ट फ्रॉम इट और क्या काम होता है इसका? अब हमें सैंपल का अगर इंटरनल स्ट्रक्चर देखना है तो उसके लिए इलेक्ट्रॉन बीम का सैंपल के अंदर से गुजरना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, अब सैंपल जो है वो नैनोमीटर की रेंज में है, सैंपल जो है वो छोटा है, तो उसके लिए हम उसको सैंपल स्टेज पे रखते हैं। और सैंपल को तो हम मूव नहीं करा सकते, है ना? क्योंकि सैंपल को अगर हम मूव कराएँगे और मे बी अगर वो टूट गया या फिर अगर वो गिर गया, क्योंकि वो दैट इज़ एट नैनोमीटर स्केल, तो हम क्या करते हैं सैंपल स्टेज को मूव कराते हैं। मान लीजिए कि हमें ये यहाँ पे सैंपल रखा हुआ है और हमें इस पॉइंट पे इलेक्ट्रॉन बीम चाहिए, तो हम सैंपल स्टेज को टिल्ट करेंगे, सैंपल स्टेज को मूव करा देंगे। तो जिसकी वजह से हम जिस जगह पे चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉन बीम पड़े, उसी जगह पे इलेक्ट्रॉन बीम गिर जाती है, या एक उसी जगह पे एक इलेक्ट्रॉन बीम जो है पड़ जाती है जब हम सैंपल स्टेज को मूव करते हैं। सो सो इलेक्ट्रॉन नीड टू पास थ्रू द सैंपल, जिसका मतलब ट्रांसमिशन भी हम बोल सकते हैं। सो इट मस्ट बी एक्सट्रीमली थिन। द स्टेज कैन मूव टू अलाइंड और फोकस्ड ऑन डिफरेंट एरिया। अगर हमें अलग अलग एरिया पे सैंपल के फोकस करना है, अलाइन उसको करना है बीम को, सो उसमें हम क्या करते हैं स्टेज को मूव करते हैं ताकि फोकस बने। नेक्स्ट वी हैव प्रोजेक्शन लेंसेज। तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं प्रोजेक्शन लेंस ये है वाइट कलर में। तो ये क्या करते हैं इमेज को मैग्नीफाई करते हैं, फॉर्म्ड बाय इलेक्ट्रॉन दैट पासेस थ्रू द सैंपल। अब यहाँ जो है सैंपल रखा है, इलेक्ट्रॉन बीम इससे होके गुजरी है, तो सैंपल की एक इमेज ये क्रिएट कर देगा। बट हमें इमेज जो है मैग्नीफाइड लेवल पे चाहिए, क्योंकि नैनोमीटर का जो सैंपल होगा उस अगर लेवल पे हमें इमेज मिलेगी तो हम डिस्टिंग्विश नहीं कर पाएंगे, रेजोल्यूशन उसका अच्छा नहीं होगा। सो वी नीड मैग्नीफाइड इमेज। तो प्रोजेक्शन लेंसेज क्या करते हैं, वो मैग्नीफाई करके दिखाते हैं उस इमेज को जो कि बनी है इलेक्ट्रॉन के पास होने से। इलेक्ट्रॉन जब पास हुआ है सैंपल के अंदर से तो एक इमेज फॉर्म हुई होगी, तो इस इमेज को मैग्नीफाई करने का जो काम करते हैं वो प्रोजेक्शन लेंस करते हैं। नेक्स्ट वी हैव इमेजिंग प्लेट। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस लास्ट वन ब्लू कलर थिंग इज नोन एज इमेजिंग प्लेट। अब ये क्या करता है, इट कैप्चर द फाइनल इमेज ऑफ द इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन विद सैंपल। अब यहाँ पे प्रोजेक्शन लेंसेज ने क्या कर दिया, इमेज को मैग्नीफाई कर दिया। अब जो मैग्नीफाइड इमेज होगी, जो अब एक्चुअल इमेज जो हमें दिखने वाली है, तो फाइनल जो इमेज होगी इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन से जो भी इमेज बनी है, फाइनल इमेज मैग्नीफाइड इमेज, वो हमें इमेजिंग प्लेट पे एक तरीके से आ जाएगी। बेसिकली ये क्या करता है, इट कन्वर्ट इलेक्ट्रॉन सिग्नल टू अ विजिबल इमेज। अब इलेक्ट्रॉन जो है वो इलेक्ट्रॉन्स एक तरीके से अलग तरीके से इंटरेक्ट कर रहे हैं सैंपल के साथ, बट हमें जो इमेज दिख रही है डिस्प्ले पे वो तो एक तरीके से स्ट्रक्चर है ना? तो बेसिकली ये जो इमेजिंग प्लेट है ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन सिग्नल को विजिबल इमेज में कन्वर्ट कर देता है। और कैसे कन्वर्ट करता है, फोस्फोर स्क्रीन के थ्रू। फोस्फोर स्क्रीन मतलब कि जो इलेक्ट्रॉन सिग्नल को विजिबल इमेज में कन्वर्ट करता है, अम, ताकि वो जो इमेज है वो हमें विजिबल हो जैसा हम उसे देखना चाहते हैं, इन लाइक इन अ पिक्चर फॉर्म। सो आई होप आई एम एबल टू मेक यू अंडरस्टैंड दिस स्टेप बाय स्टेप वर्किंग ऑफ TEM। आगे बढ़ते हैं इसमें कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी जो है वो कितने टाइप की होती है। देर आर सेवरल टाइप्स ऑफ ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी टेक्निक्स, जैसे कि वी हैव कन्वेंशनल, हाई रेजोल्यूशन स्कैनिंग एंड मैनी मोर। तो वो किस बेस पे, एक तरीके से देर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेम, किस बेस पे हैं, डिपेंडिंग ऑन द व्हाट काइंड ऑफ स्ट्रक्चर, व्हाट काइंड ऑफ सैंपल यू हैव। आपका सैंपल किस तरीके का है, आप क्या स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं, तो उसके बिहाफ पे जो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी है वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स में बट जाती है। अब उन टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। सो टेलर्ड जो है वो अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक काइंड ऑफ एनालिसिस और स्पेसिफिक टाइप ऑफ सैंपल के लिए अलग अलग TEM है। तो जैसे आप देख सकते हैं सबसे पहला जैसे आपने अभी ऊपर देखा ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन जो माइक्रोस्कोपी है उसमें हमारे पास जो इंस्ट्रूमेंट था और उसकी जो वर्किंग थी उसको भी एक बार यहाँ पे रिवाइज कर लेते हैं। जैसे ये आप देख सकते हैं ये वाला, ये इलेक्ट्रॉन गन। तो इलेक्ट्रॉन गन बम्बार्ड कर रही थी इलेक्ट्रॉन को, दिस इज इलेक्ट्रॉन गन। देन वी हैव कंडेंसर लेंस। तो यहाँ पे ये वाला जो स्ट्रक्चर है दिस इज कंडेंसर लेंस and condenser lens, and then we have object, then we have objective lens, then we have intermediate lens, projector lens here we have, and screen.
सो फाइनली इमेज जो है हमें डिस्प्ले हो जाएगी। सो यस, सबसे पहला हमारे पास है जिसे बोलते हैं कन्वेंशनल टैम, CTEM बोलते हैं जिसको। सो ये एक स्टैंडर्ड टैम मोड है दैट इज़ यूज टू इमेज सैंपल बाय ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रॉन थ्रू देम। इलेक्ट्रॉन आए, इलेक्ट्रॉन बॉम्बार्ड हुए सैंपल पे, इमेज हमें दिखी। तो ये कन्वेंशनल टैम है जो कि वाइडली यूज़ किया जाता है। और हाई रेजोल्यूशन इमेज अगर हमें देखनी है किसी भी इंटरनल स्ट्रक्चर की, चाहे वो मेम्ब्रेन है, चाहे वो सेल है, चाहे वो मेटल है, तो अगर हमें उसकी इंटरनल स्ट्रक्चर अगर हमें देखना है तो उसके लिए हम कन्वेंशनल टैम यूज़ करते हैं। सो ये हमें दो तरीके से इसका आउटपुट देता है, एक ब्राइट फील्ड और एक डार्क फील्ड इमेज के फॉर्म में हमें आउटपुट देता है। ब्राइट फील्ड और डार्क फील्ड इमेजेस क्या होती है वो हम आगे डिस्कस करेंगे वीडियो में। सॉरी। Next we have high resolution TEM, that is known as HRTEM, high resolution. So high resolution TEM जो है एक advanced mode ये हमें provide करता है that uses phase contrast to visualize atomic structure. तो अगर हमें एटॉमिक स्ट्रक्चर को बहुत बारीकी से अगर हमें देखना है, हाई हाई रेजोल्यूशन पे अगर हमें दिस इज द की टर्म हेयर, अगर हमें हाई रेजोल्यूशन पे एटॉमिक स्ट्रक्चर को देखना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं हाई रेजोल्यूशन टैम। अब यहाँ पे क्या होता है कि अगर हमें एटॉमिक स्केल पे चीज़ें देखनी है, अगर हमें मान लीजिए कि ये एटम है, कोई क्रिस्टल, कोई हम मेटल को देख रहे हैं, उस मेटल में क्रिस्टल का लैटिस क्या है, डिफेक्ट्स कैसे हैं, डिसलोकेशन क्या है। तो जब हमें एटॉमिक लेवल पे उसको देखना है, मान लीजिए कि ए का हमारा क्रिस्टल है, क्रिस्टल के अंदर हमें डिफेक्ट देखना है, क्रिस्टल लैटिस को देखना है। तो यानी कि हमें पूरा जो मेटल है उसके अंदर हमें एक क्रिस्टल की चीज़ें देखनी है। सो यू कैन इमेजिन कि कितने डीपर लेवल पे हमें चीज़ों को हाई रेजोल्यूशन पे देखना है, तो उसके लिए हम हाई रेजोल्यूशन TEM का यूज़ करते हैं। इसमें हमें क्या मिलता है, लैटिस इमेजेस, एटम का अरेंजमेंट कैसा है ना, मान लीजिए कोई मेटल है तो उसमें एटम किस तरीके से अरेंज है वो हमें इससे आइडिया लग जाता है। फिर आता है स्कैनिंग टाइम, STEM। स्कैनिंग टाइम में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन बीम जो है स्कैन करती है अक्रॉस द सैंपल, पॉइंट बाय पॉइंट सैंपल पे पड़ती हैं और वो पूरे सैंपल को क्या करती है, स्कैन करती है। एंड दिस इज यूज्ड फॉर कंपोजिशनल मैपिंग एंड हाई प्रिसिजन इमेजिंग। तो इसका कहाँ पे यूज़ होता है, इसका यूज़ होता है जब हमें कंपोजिशनल मैपिंग करनी होती है, मतलब कि कोई भी मेरा जो भी सैंपल है उसका कंपोजिशन क्या है, यानी कि उसमें कौन कौन से मेटल्स हैं, उसमें नैनो पार्टिकल्स हैं कि नहीं है, कौन से नैनो पार्टिकल्स हैं, जो मुझे मैपिंग करनी है और हाई प्रिसीजन इमेज अगर मुझे चाहिए। सो इट इज़ ऑफन यूज्ड फॉर लाइक इट इज़ कंबाइंड विद EDX और EELS फॉर एलिमेंटल एनालिसिस। तो जब मुझे कंपोजिशनल मैपिंग अगर देखनी है तो इसमें EDX के साथ इसको कंबाइन किया जाता है, क्योंकि EDX जो है हमें एलिमेंटल एनालिसिस या प्रोवाइड कर देता है, एलिमेंटल मैपिंग उससे हमें पता चल जाती है। तो EDX के ऊपर एक पूरी डिटेल्ड वीडियो है, इससे प्रीवियस वीडियो ही EDX की वीडियो है। मैं उसको यहाँ पे पिन कर दूंगी आई बटन में, आप जाके इसको चेक कर सकते हैं यहाँ पे। सो जब हमें EDS के साथ इसको कंबाइन किया जाता है तो EDS से क्या होता है कि हमें जो भी हमारा सैंपल है उसमें कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है, उसमें लेड कितना है, जर्कोनियम कितना है, उसमें आयरन है कि नहीं है। तो वो पीक्स के थ्रू हमें क्या करता है, पीक्स के थ्रू प्रोवाइड करता है सैंपल का जो डेटा है, और उससे हमें पता चलता है कि कौन सा जो एलिमेंट है वो कितना कॉन्सेंट्रेशन पे है। फिर आप हमारे पास आता है एनालिटिकल टाइम। एनालिटिकल टाइम जो है इट कंबाइन टाइम इमेजिंग विद एनालिटिकल टूल्स। तो एनालिटिकल टूल्स के साथ जब टाइम इमेजिंग को कंबाइन किया जाता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस वन। सो यहाँ पे क्या होता है, जब टाइम इमेजिंग को कंबाइन किया जाता है एनालिटिकल टूल के साथ, जैसे कि एनर्जी डिस्पर्सिव एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी, हमें एलिमेंटल कंपोजिशन देखना है तो हम EDX यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रॉन एनर्जी लॉस स्पेक्ट्रोस्कोपी, अगर हमें इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर या बॉन्डिंग देखनी है, अगर हमें इलेक्ट्रॉन का भी स्ट्रक्चर कैसा है, बॉन्डिंग कैसी है, अगर हमें वो देखना है एट अ वेरी डीपर लेवल, तो इसके साथ इसको कंबाइन किया जाता है। मतलब कि ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के साथ साथ हमें एलिमेंट का कंपोजिशन भी पता चलेगा, हमें स्ट्रक्चर और बॉन्डिंग भी पता चलेगी। तो तब हम यूज़ करते हैं एलिमेंटल TEM का। अगर हमें ये कहाँ यूज़ होता है, जनरली जो केमिकल इंजीनियरिंग जो डिपार्टमेंट है, केमिस्ट्री के जो डिपार्टमेंट है, जहाँ पे केमिस्ट्री का जो भी काम हो रहा होता है, केमिकल से रिलेटेड जो भी काम है, मान लीजिए कि हमें किसी भी मेटल का डिटेल्ड केमिकल स्ट्रक्चर, अगर हमें कंपाउंड का केमिकल स्ट्रक्चर अगर हमें देखना है
है ना? एलिमेंटल एनालिसिस अगर हमें करनी है और हमें देखना है कि किस तरीके का बॉन्डिंग होगा, किस तरीके का स्ट्रक्चर होगा, तो वहाँ पे हम एनालिटिकल टीएम का यूज़ करते हैं। फिर है हमारे पास क्रायोटैम, जैसे क्रायो आप यहाँ पे देख सकते हैं, दिस इज़ द इंस्ट्रूमेंट। क्रायोटैम की अगर मैं बात करूँ, क्रायो इज़ समथिंग रिलेटेड टू, क्रायो का मतलब होता है फ्रीज़। फ्रीज़ का मतलब होता है बहुत ठंडा जो एरिया है, बहुत ठंडा जो बहुत ठंडी लेवल की अगर हम चीज़ों के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, उसके बारे में स्टडी करना चाहते हैं, तो वहाँ पे हम क्रायोटैम का यूज़ करते हैं। तो सैंपल इज फ्लैश फ्रोजन एंड इमेजेस एट क्रायोजेनिक टेम्परेचर। क्रायोजेनिक टेम्परेचर इज लाइक कि माइनस में जो टेम्परेचर है, मतलब -196 या 190 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, तो बहुत कम, बहुत ठंडा अगर कोई सैंपल को हमने फ्रीज करके रखा हुआ है, फ्लैश फ्रीज अगर वो है, तो तब हमें उसकी इमेजिंग करनी है। क्रायोजेनिक टेम्परेचर्स पे अगर हमें सैंपल्स की इमेजिंग चाहिए, तो वहाँ पे हम क्रायोटैम का यूज़ करते हैं। सो एज यू कैन सी इन द पिक्चर कि क्रायोटैम थोड़ा सा डिफरेंट है जो हमारा नॉर्मल जो एनालिटिकल टाइम है या जो हमारा कन्वेंशनल टाइम है उससे। अब क्रायोटैम का यूज़ कहाँ पे किया जाता है? क्रायोटैम का जनरली यूज़ किया जाता है बायोटेक्नोलॉजी के जो स्टूडेंट्स होते हैं, या यू कैन से बायोलॉजिकल, जो बायो साइंस एंड बायो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट है, बायोटेक्नोलॉजी के स्टूडेंट हैं। सो वहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, जैसे प्रोटीन्स हैं, वायरस हैं, बैक्टीरियल सेल्स हैं, हाइड्रेटेड स्टेट में अगर वो हैं, फ्रोजन स्टेट में हमें सैंपल्स को अगर देखना है, सो वहाँ पे हम यूज़ करते हैं क्रायोटैम का। सो इट मिनिमाइज इलेक्ट्रॉन बीम डैमेज एंड प्रिजर्व स्ट्रक्चर। तो बेसिकली जो लाइव स्ट्रक्चर हैं, जो हमारी सेल्स हैं, जो प्रोटीन्स हैं, वायरस हैं, ताकि इलेक्ट्रॉन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की जो बीम होती है वो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम बॉम्बार्ड की जाती है सैंपल पे, तो वो जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम है, वो एक तरीके से जो हमारे सैंपल के जो डेलिकेट जो स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे वायरस है, सेल है, प्रोटीन है, तो लिविंग जो स्ट्रक्चर्स हैं वो डैमेज ना हो उस हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन बीम से। तो डैमेज जो है मिनिमाइज करने के लिए हम क्रायोटैम का यूज़ करते हैं। सो एक ये भी स्पेशलाइजेशन ये प्रोवाइड करता है। फिर आता है हमारे पास इन सीटू टैम। तो इन सीटू टैम जो है, इट ऑब्जर्व रियल टाइम प्रोसेसेस। इन सीटू मतलब कि एट दैट इंस्टेंट, एट दैट पॉइंट। तो रियल टाइम प्रोसेस, जैसे कि हीटिंग, जैसे कि सपोज अगर हमने किसी सैंपल को हीट किया, तो हीट करने से क्या क्या उसमें सैंपल में चेंजेस आ रहे हैं, उसकी डिफॉर्मेशन हो रही है, क्या उसमें केमिकल रिएक्शन हो रही है। सो रियल टाइम प्रोसेस कि जब हम कोई प्रोसेस कर रहे हैं, तो उस प्रोसेस से होने वाले जो भी चेंजेस हैं, तो हीटिंग या डिफॉर्मेशन, हीटिंग अगर हुई है सैंपल में, डिफॉर्मेशन अगर हुआ है, केमिकल रिएक्शन हुई हैं, तो एट दैट स्पॉट जो हम रियल टाइम प्रोसेसेस को देखते हैं, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं इन सीटू टाइम। सो इनसाइड अ माइक्रोस्कोप जो हम रियल टाइम प्रोसेस देखते हैं कि हीटिंग कैसे हो रही है सैंपल में, डिफॉर्मेशन कैसे हो रहा है, वो सब चीज़ें। सो इट इज़ यूज्ड फॉर डायनामिक स्टडी एट नैनो स्केल एंड, जैसे कि बैटरी चार्जिंग, क्रिस्टल ग्रोथ, मेल्टिंग या स्ट्रेस टेस्टिंग। तो मेल्टिंग जब होगा तो क्या होगा, ऑन दैट दैट लेवल वो प्रोसेस चल रही होगी, मेल्ट हो रही हैं चीज़ें। तो जब मेल्ट हो रही हैं तब हमें उसको स्टडी करना है, तब हमें उसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखना है, तो तब हम करते हैं इंस्टीट्यूट टाइम। तो यानी कि रियल टाइम पे एट दैट इंस्टेंट जहाँ पे प्रोसेस हो रही है, जब प्रोसेस हो रही है, तब हम चीज़ों को अगर देख रहे हैं ड्यूरिंग दैट प्रोसेस, सो दैट इज़ वहाँ पे यूज़ होता है इन सिटू टाइम। एज यू कैन सी इन द पिक्चर, वॉट वी कैन सी इन द टैम, हम क्या देख सकते हैं टैम में, क्या क्या चीज़ें, क्या क्या स्ट्रक्चर टैम में हमें हम किसके लिए टी एम का यूज़ करते हैं। तो सबसे पहला क्रिस्टल लैटिस। सो क्रिस्टल लैटिस हम कैसे देख सकते हैं या क्या हम कर सकते हैं उसमें। सो अगर हमें एटॉमिक अरेंजमेंट देखना हो, तो बेसिकली क्रिस्टल जो है वो एटम जब एक अरेंज लेवल पे होता है, अरेंज पोजीशन में होता है, तो हमारा क्रिस्टल बनता है। तो क्रिस्टल लैटिस में हम एटम का अरेंजमेंट देख सकते हैं। क्रिस्टलाइन मटेरियल में, कोई क्रिस्टलाइन मटेरियल है, तो उसमें एटम जो है एक फिक्स्ड लेवल पे, एक फिक्स्ड पोजीशन में अरेंज होंगे। तो अरेंजमेंट कैसा है एटम का, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं ग्रेन बाउंड्रीज, डिसलोकेशन, नैनो पार्टिकल्स। नैनो पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत ही छोटे पार्टिकल्स, या नैनो मटेरियल बहुत ही छोटे मटेरियल्स होते हैं। वो वायर हो सकता है, शीट हो सकता है, वो डॉट हो सकता है।
सो दे आर इन द रेंज ऑफ 1 to 100 नैनोमीटर। सो वहाँ पे जब हमें उस स्ट्रक्चर को देखना है कि नैनो पार्टिकल्स जो है उनकी शेप कैसी है, साइज़ कितना है उनका। अब मान लीजिए सपोज़ करो कोई एक सरफेस है उसके ऊपर नैनो पार्टिकल एम्बेडेड हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है नैनो स्केल पे। तो वो सब चीज़ें देखने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? टीएम का यूज़ करते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट वी हैव फेज़ और फेज़ बाउंड्रीज। अगर हमें स्ट्रक्चर के फेजेस और इंटरफेसेस देखने हैं तो हम यूज़ करते हैं अमोर्फस और क्रिस्टलाइन जोन्स। ऑर्डर्ड और डिसऑर्डर्ड जो एटॉमिक रीजन है, मान लीजिए कि एटम जो है अरेंज्ड है, बट वो अगर डिसऑर्डर्ड फॉर्म में अरेंज्ड है तो वो जो स्ट्रक्चर फॉर्म होगा वो अमोर्फस फॉर्म होगा, क्रिस्टलाइन नहीं होगा। तो एटॉमिक जो अरेंजमेंट है उससे हम आइडिया लगा सकते हैं। तो उसको देखने के लिए, केमिकल कंपोजिशन देखने के लिए एंड बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर, जैसे कि मैंने अभी बताया क्रायोटैम के थ्रू हम वायरस, सेल ऑर्गेनलीज ये सब हम देख सकते हैं। तो फाइन डिटेल में अगर हमें वायरस, सेल ऑर्गेनलीज को देखना है तो हम क्रायोटैम का यूज़ करते हैं। तो बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर्स को देखने के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा नैनो ट्यूब्स और नैनो वायर्स। तो जैसे कि नैनो ट्यूब्स है, नैनो वायर्स का वॉल स्ट्रक्चर कैसा है, डिफेक्ट्स है कि नहीं है, तो एट अ नैनो स्केल लेवल हम उसको यूज़ करते हैं। अपार्ट फ्रॉम इट यू कैन सी द इमेजेस। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मान लीजिए कोई पार्टिकल है, से लेट सपोज नैनो पार्टिकल है। तो नैनो पार्टिकल को जब आप हाई प्रेसिजन पे देखोगे तो उसकी मॉर्फोलॉजी सब आपको दिखेगी कि ऐसा कुछ है नैनो पार्टिकल, तो आपको सैम से दिख जाएगा। लेकिन अगर आपको देखना है कि नैनो पार्टिकल के का इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, इस पार्टिकल का भी अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो कैसा है, वो आप देखते हो टीएम से। ठीक है। जैसे आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कुछ इस तरीके की इमेजेस यहाँ पे दिखेगी। क्रिस्टल लैटिस है, तो क्रिस्टल लैटिस मतलब कि यहाँ पे जो एटम्स हैं वो किस तरीके से अरेंज है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पूरा एक क्रिस्टल का लैटिस है एंड दे आर लाइक 1 2 3 4, इस तरीके से लीनियर फॉर्म में जो एटम्स हैं वो अरेंज है। आप ये जो ब्राइट कलर के डॉट्स हैं, दे इंडिकेट पर्टिकुलर एटम अरेंजमेंट। तो आप यहाँ पे एटम का अरेंजमेंट देख सकते हैं कि ऑर्डर्ड फॉर्म में एक ऑर्डर है, एक लीनियर ऑर्डर है। ऐसा नहीं है कि कहीं पे कोई भी एटम लगा हुआ है, ऐसा नहीं है। तो ऑर्डर्ड स्ट्रक्चर है। तो क्रिस्टल लैटिस में एटम का जो अरेंजमेंट है उसको देखने के लिए इसका स्पेसिफिकली यूज होता है। अपार्ट फ्रॉम इट वी हैव, अगर हमें सेल का इंटरनल स्ट्रक्चर देखना है, सेल ऑर्गेनलीज का भी इंटरनल स्ट्रक्चर देखना है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं दिस इज पर्टिकुलर सेल ऑर्गेनली इनसाइड सेल। तो सेल बहुत छोटी होती है, सेल को तो हम देख ही सकते हैं, बट सेल के भी अंदर क्या है अगर हमें वो देखना है, तो बेसिकली नैनो स्केल पे जो चीज़ें हैं, नैनो स्केल की चीज़ों को हम सेम से देख सकते हैं आसानी से, मॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर। बट उन नैनो स्केल की चीज़ों के भी इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा है, क्या है उनके अंदर, वो हम टेम से देख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं आयरन की नैनो वायर्स, दीज आर लाइक एफी नैनो वायर्स। तो ये आप आसानी से देख सकते हैं थ्रू टीएम इमेज। अब बात करते हैं मैग्नीफिकेशन की। तो मैग्नीफिकेशन इज समथिंग कि जब हम किसी चीज़ को देख रहे हैं तो कितना मैग्नीफाई करके, कितना बड़ा करके हमें वो चीज़ दिख पा रही है। तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी का मैग्नीफिकेशन क्या होता है, तो ये टिपिकली कितना होता है, 1 मिलियन टाइम्स होता है। सो इट इज़ टिपिकली 1 मिलियन टाइम्स देन जितना इमेज है। तो मान लीजिए इमेज मेरी इतनी है तो उसका 1 मिलियन टाइम मैग्नीफाई होके मुझे किस में दिखेगी, टीएम में दिखेगी। अगर मैं रेज़ोल्यूशन की बात करूँ तो रेज़ोल्यूशन का मतलब है क्लियरिटी। क्लियरिटी कितनी है, उसमें क्लियर कितनी है चीज़ें या प्रिसाइज़ कितनी है चीज़ें। तो इट कैन रिज़ोल्व डिटेल एज़ स्मॉल लाइक 0 टू 1 नैनोमीटर, 0 टू 2 नैनोमीटर की स्केल तक हमें रेज़ोल्यूशन देता है। मतलब अगर इतनी छोटी चीज़ें हैं तो उसमें भी हमें बहुत क्लियरिटी के साथ चीज़ें दिखाएगा। तो इट इट हैज़ लाइक वेरी प्रिसाइज़ रेज़ोल्यूशन। सो अगर मैं मैग्नीफिकेशन की बात करूँ तो हाउ मच लार्जर द इमेज अपेयर कंपेयर टू द एक्चुअल साइज। जब हम मैग्नीफिकेशन की बात करते हैं तो मैग्नीफिकेशन इज H2 H1। H1 क्या होता है, H1 होता है इमेज का साइज, वो सॉरी ऑब्जेक्ट का साइज, और H2 होता है इमेज का साइज।
सो हाउ मच लार्जर द इमेज अपेयर टू कंपेयर टू द एक्चुअल साइज, तो एक्चुअल साइज के कंपैरिजन में या एक्चुअल सैंपल साइज के कंपैरिजन में जो इमेज है वो कितनी लार्जर दिख रही है, सो दैट इज नोन एज मैग्निफिकेशन। सो टैम जो है वो लगभग लगभग 1 मिलियन गुना ज़्यादा इमेज मैग्निफिकेशन देता है। अगर मैं रेज़ोल्यूशन की बात करूँ तो रेज़ोल्यूशन का मतलब है इट इज़ द स्मॉलेस्ट डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट दैट कैन बी स्टिल बी डिस्टिंग्विश्ड सेपरेट। मान लीजिए कि 2 पॉइंट है, बहुत पास-पास हैं। मुझे उनकी डिस्टेंस नहीं दिखेगी नेकेड आई से, लेकिन अगर मैं टाइम से देखूँगी तो मुझे दिखेगा कि 2 पॉइंट के बीच की जो डिस्टेंस एक्चुअली कितनी है और इनके बीच में और कितनी सारी चीज़ें हैं। सो बेसिकली रेज़ोल्यूशन मतलब कि जो चीज़ आपको बहुत क्लोज़ दिख रही हैं, उनमें भी कितना क्लैरिटी ला के वो चीज़ों को दिखा रहा है। सो टीएम जो है वो एटॉमिक रेजोल्यूशन इसका बहुत हाई है, और ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप के कंपैरिजन में इसका जो एटॉमिक रेजोल्यूशन है दैट इज़ वेरी मच हाई। और ये चीज़ आपको इस पिक्चर से क्लियरली विजिबल हो भी रही होगी कि अगर हम ऑप्टिकल माइक्रोस्कोप और स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के कंपैरिजन में देखें तो ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप ही हमें बेटर रेजोल्यूशन प्रोवाइड करता है। मान लीजिए कि ये कोई सेल है, मतलब यू कैन से कि बहुत सारी कॉलोनी, एक तरीके से इट्स लुकिंग लाइक अ कॉलोनी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं लाइट माइक्रोस्कोप से जब आप देखोगे तो आपको दिख रहा है कि कुछ तो पॉइंट पॉइंट है यहाँ पे, है ना। लेकिन अगर आपको 3D स्ट्रक्चर इसका देखना है कि ये अगर हमें इसके स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से क्लियरली पता चला कि दिस इज वन, एक तरीके दिस इज नॉट माइक्रोस्कोप, दिस इज नॉट माइक्रोब कॉलोनी, दिस इज समथिंग वन स्ट्रक्चर, ये एक स्ट्रक्चर है पूरा। जब आप इसको ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी से देखोगे तो आप इसके इंटरनल स्ट्रक्चर को भी देख पाओगे कि इस 3D स्ट्रक्चर के अंदर और क्या चीज़ें हैं। सो दिस इज द बेसिक डिफरेंस। तो अगर हम सैंपल प्रिपरेशन की बात करें तो सैंपल प्रिपरेशन किस तरीके से किया जाता है टाइम में, सबसे पहला सैंपल थिनिंग होती है। सैंपल थिनिंग मतलब कि जो सैंपल है हमारा उसकी थिकनेस को रिड्यूस किया जाता है, उसको पतला से पतला रखा जाता है, लगभग लगभग 50 से 100 नैनोमीटर की जो उसकी सैंपल थिकनेस होती है। तो अल्ट्रा माइक्रोटोमी से उसकी थिकनेस को कम किया जाता है। एंड क्यों किया जाता है, क्योंकि हम ये चाहते हैं कि सैंपल का इंटरनल स्ट्रक्चर हमें दिखे। तो उसके लिए जो इलेक्ट्रॉन बीम है उसका ट्रांसमिट होना, पेनिट्रेट होना सैंपल के अंदर बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए सैंपल को पतला से पतला रखा जाता है ताकि इलेक्ट्रॉन बीम जो है वो बहुत जल्दी और बहुत आसानी से सैंपल के अंदर से पास हो सके, ताकि हम उसका इंटरनल स्ट्रक्चर देख पाएँ। फिक्सेशन, नेक्स्ट स्टेप आपका फिक्सेशन। फिक्सेशन जो है वो मेनली बायोलॉजिकल सैंपल के लिए यूज़ किया जाता है। बायोलॉजिकल सैंपल जैसे कि सेल है, वायरस है और ये सारे जो भी स्ट्रक्चर्स हैं, लाइव स्ट्रक्चर, तो उनके लिए हम फिक्सेशन यूज़ करते हैं। फिक्सेशन मतलब कि बायो फिक्स करना एक तरीके से। तो बायोलॉजिकल टिश्यू जो है उनको स्टेबलाइज किया जाता है, फिक्स किया जाता है ग्लूट्राएल्डिहाइड से। सो ये ग्लूट्राएल्डिहाइड क्या करता है, ये जो नेचुरल जो स्ट्रक्चर है उसको प्रिजर्व करके रखता है और डिग्रेडेशन को रोकता है। जब इमेज हो रही होती है, जब इमेजिंग हो रही होती है, मतलब जब सैंपल पे इलेक्ट्रॉन बीम पड़ती हैं, तो इलेक्ट्रॉन बीम से जो सैंपल है, जो लाइव सैंपल है या जो लिविंग सैंपल है, वो डैमेज ना हो, तो उसके लिए यूज़ किया जाता है इसमें ग्लूट्राएल्डिहाइड। इसलिए इसको फिक्सेशन स्टेप बोला गया है। नेक्स्ट स्टेप हमारा आता है डिहाइड्रेशन। डिहाइड्रेशन में क्या होता है, इट ग्रेजुअली रिप्लेस वाटर इन द सैंपल विद इथेनॉल और एसीटोन। सो इथेनॉल और एसीटोन से वाटर को किया जाता है रिप्लेस। क्यों किया जाता है, क्योंकि वाटर जो है, क्योंकि इथेनॉल और एसीटोन का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो बहुत लो होता है, तो वो रूम टेम्परेचर पे बड़ा जल्दी इवेपोरेट हो जाते हैं। मान लीजिए मैंने किसी सैंपल पे इथेनॉल लगाया तो क्लीन हो जाएगा वो सैंपल और इथेनॉल इवेपोरेट हो जाएगा। ठीक है, वॉलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो जल्दी इवेपोरेट हो जाता है। बट अगर हम वाटर यूज़ करते हैं तो वाटर में क्या होता है कि वाटर जो है वो वेपोराइज होगा वैक्यूम जब कंडीशन में सैंपल को रखा जाएगा। सो जब वैक्यूम कंडीशन में सैंपल को रखा जाता है तो फिर वाटर क्या होगा, वेपोराइज होगा। और उसके वेपोराइज होने से जो सैंपल है वो डिहाइड्रेट, मतलब सैंपल डैमेज हो सकता है। एट दैट पॉइंट वो डिहाइड्रेट होकर वहाँ पे डैमेज हो सकता है। तो इसलिए वाटर को रिप्लेस किया जाता है इथेनॉल या एसीटोन से। नेक्स्ट वी हैव एम्बेडिंग। एम्बेडिंग का मतलब होता है एक तरीके से लगाना, एम्बेड करना। सो एम्बेडेड द सैंपल इन रेजिन फॉर बायोलॉजिकल और सॉफ्ट मटेरियल। तो अगर बायोलॉजिकल है या सॉफ्ट मटेरियल है तो सैंपल रेजिन में सैंपल को किया जाता है, एम्बेडेड किया जाता है।
मान लीजिए कोई सेल है या कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, तो उसका सैंपल रेजिन में क्या किया जाएगा, एम्बेड किया जाएगा, ताकि वो जो है डिसलोकेट ना हो या उसको एक सपोर्ट मिले। मतलब वो जब एक फिक्स रहेगा एक जगह पे तो उसको एक सपोर्ट मिलेगा। फिर की जाती है सेक्शनिंग। तो सेक्शनिंग में कट द अल्ट्रा थिन स्लाइसेस यूजिंग एन अल्ट्रा माइक्रोटोम और प्रिपेयर लमीला वाया एफआईबी। तो सेक्शनिंग की जाती है, उसकी स्लाइसेस में उसको कट किया जाता है। इट रिक्वायर्ड फॉर इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिशन और हाई रेजोल्यूशन इमेजिंग, ताकि उसकी जो इमेजिंग है वो हमें क्लियरली विजिबल हो, हाई रेजोल्यूशन की इमेजिंग हो। तो अगर हमें कोई भी स्ट्रक्चर देखना है, मतलब कि मान लीजिए कोई क्रॉस सेक्शनल स्ट्रक्चर देखना है हमें, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, सेक्शनिंग करते हैं। फिर आता है हमारा नेक्स्ट स्टेप स्टेनिंग का। तो स्टेनिंग में क्या होता है, स्टेनिंग इज समथिंग कि आप उसको स्टेन कर रहे हो, आप उस पर कलर लगा रहे हो, आप उसको धब्बा लगा रहे हो। धब्बा इन द सेंस कि स्टेन का मतलब धब्बा होता है हिंदी में, बट यहाँ पे हम उसको कलर के थ्रू उसको भी स्टेन प्रोवाइड कर रहे हैं। ये हम क्यों करते हैं, जैसे कि हैवी मेटल जैसे यूरेनियम है, लेड सोल्ट है, ताकि हमें क्या हो, कंट्रास्ट इमेज मिले। एक हमारा जब हम उस पर कलर ऐड कर देंगे तो हमारा जो बैकग्राउंड होगा और हमारा जो सैंपल होगा वो दोनों अलग अलग कलर में आ जाएंगे। तो जब डिफरेंट कलर में कंट्रास्ट उन्हें मिलेगा या डिफरेंट कलर में होंगे, तो हम आसानी से देख सकते हैं कि बैकग्राउंड कौन सा है और सैंपल कौन सा है। तो हमें सैंपल का इंटरनल स्ट्रक्चर आसानी से दिख जाएगा क्योंकि वो बैकग्राउंड से अलग हो जाएगा। तो एक कंट्रास्ट प्रोवाइड करने के लिए। फिर आता है माउंटिंग। माउंटिंग का मतलब होता है प्लेस करना, रखना। So place section on TM grid, typically copper 3 mm diameter. It allow insertion into the microscope and support the sample. So mounting क्या करता है, mounting में basically sample को place किया जाता है, allow insertion into the microscope and support the sample, ताकि उसको उसको माइक्रोस्कोप में इंसर्ट किया जाता है ताकि इलेक्ट्रॉन बीम उस पर एक तरीके से पड़े एंड वी कैन सी द सैंपल। नेक्स्ट स्टेप वी हैव ड्राइंग। सो हम ये इंश्योर करते हैं कि जो हमारा सैंपल है वो कम्प्लीटली सूखा हुआ हो। कम्प्लीटली जो सैंपल है वो ड्राई कंडीशन में हो, सूखा हुआ हो, स्पेशली आफ्टर स्टेनिंग, क्योंकि हमने जब कलर डाला है, स्टेन किया है सैंपल को, तो स्टेनिंग के बाद जो सैंपल है वो सूखा हुआ हो, ये हम इंश्योर करते हैं। ताकि जो ये हम इसलिए करते हैं, इट प्रिवेंट बीम डैमेज एंड वैक्यूम इनकम्पेटिबिलिटी। तो हम क्योंकि सैंपल को एक चैम्बर में रखने वाले हैं जिसमें वैक्यूम होगा, तो अगर वाटर होगा तो कहीं ना कहीं वेपोराइज होगा या इंटरेक्ट करेगा। तो इसीलिए सैंपल को ड्राई किया जाता है ताकि जो है बीम से जो होने वाला डैमेज है वो सैंपल पे कम से कम हो और वैक्यूम इनकम्पेटिबिलिटी ना हो। सो बायोलॉजिकल सैंपल के लिए हमें क्या क्या ज़रूरत होती है, फिक्सेशन की, डिहाइड्रेशन की, एम्बेडेड और स्टेनिंग। मेटालिक और इनऑर्गेनिक मटेरियल के लिए हमें सिर्फ थिनिंग और माउंटिंग की ज़रूरत होती है, क्योंकि उसमें तो डिहाइड्रेशन हमें नहीं करना है ना, फिक्सेशन और एम्बेडिंग की ज़रूरत नहीं है। क्रायोटैम में क्या होता है, क्रायोटैम में डिहाइड्रेशन नहीं होता एंड एम्बेडिंग टू प्रिजर्व नेटिव स्ट्रक्चर इन विटरी फीड स्टेट। तो होता क्या है कि डिहाइड्रेशन स्टेप को यहाँ पे स्किप कर दिया जाता है, क्योंकि ऑलरेडी क्रायोटैम ही है ही बायोलॉजिकल सैंपल्स के लिए, है ही जो एक्सट्रीम लो टेम्परेचर कंडीशंस है उन पे ही ऑपरेट होता है। सो सपोर्ट ग्रिड आर ऑफन कोटेड विद कार्बन फिल्म्स एंड स्टेबिलिटी एंड कंडक्टिविटी। सो सैंपल शुड बी कंडक्टिव, तो उसके लिए मैं बताऊंगी क्यों। So next we have bright field and dark field image in TEM. So फिलहाल के लिए हम इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि ब्राइट फील्ड और जो लाइट फील्ड इमेजिंग होती है वो टेम में किस तरीके से क्या होती है। बेसिकली टीएम में जो इमेजेस हैं वो किस फॉर्मेट में आती है, किस तरीके से आती हैं, और ब्राइट फील्ड और डार्क फील्ड इमेज में क्या डिफरेंस है। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, जिसमें हमने टीएम के बारे में पढ़ा, उसका प्रिंसिपल हमने देखा, डिफरेंट डिफरेंट जो पार्ट्स हैं उनकी वर्किंग देखी, and we also discussed about types of transmission electron microscopy. We also discussed about कि what kind of structure we can see in the TEM, हम किस तरीके का स्ट्रक्चर, किस फील्ड में किस तरीके का स्ट्रक्चर हम देख सकते हैं टीएम में, मैग्नीफिकेशन और रेजोल्यूशन कितना होता है टेम का,
एंड सैम्पल प्रिपरेशन, इफ़ यू वांट टू पुट एनी काइंड ऑफ सैम्पल इन टाइम, चाहे वो बायोलॉजिकल हो या मेटल हो या नॉन मेटल हो, ऑर्गेनिक है या इनऑर्गेनिक है, तो किस तरीके से हमें उसे प्लेस करना है, क्या उसका प्रोसीजर रहेगा. So if you have any suggestion, any query, please feel free to ask me in the comment section. I will be more than happy to cater your query. तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए. Thank you for listening me so patiently. Bye bye.